brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. Thank you, thank you. Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. चुनाव जीतने की खुमारी अलग ही पता देती है। ये जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, इनका नाम है कीर स्टारमर। कुछ दिनों में दुनिया के सबसे वीआईपी एड्रेस में से एक नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर इनके नाम की पट्टी होगी और वहां लिखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बीती रात जब भारत में लोग सो रहे थे, ब्रिटेन में सरकार बदल रही थी। 4 जुलाई को हुए चुनाव का नतीजा आ चुका है। भारत में तो नहीं, पर ब्रिटेन में 400 पार हो गया है। लेबर पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पिछले 14 वर्ष से सरकार चला रही कंजर्वेटिव पार्टी अब विपक्ष में बैठेगी। पार्टी के नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का राजनीतिक भविष्य भी अब अनिश्चित दिख रहा है। उन्होंने अपनी सीट तो बचा ली, मगर पार्टी में उनकी स्थिति यकीनन कमजोर होगी। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि सुनक राजनीति को अलविदा भी कह सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ब्रिटेन चुनाव नतीजों के मायने क्या हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की हार के कारण क्या रहे, सुनक का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है और लेबर पार्टी की सरकार में भारत ब्रिटेन संबंध कैसे होंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ब्रिटेन के चुनाव की। पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ब्रिटेन और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी समानताएं हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था। उनके जाने के बाद ही भारत ने अपना संविधान बनाया, मगर उस पर ब्रिटिश संविधान की छाप बनी रही। ब्रिटेन में भारत की ही तरह संसदीय लोकतंत्र है। हालांकि हेड ऑफ द स्टेट का पद राज परिवार के पास है। फिलहाल किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा हैं। उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, असली पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री को यह शक्ति मिलती है संसद से। ब्रिटेन की संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनमें राजनेता, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ और कुछ धार्मिक पदों पर आसीन अधिकारी होते हैं। अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति राज परिवार के प्रमुख करते हैं, जो अभी किंग चार्ल्स हैं हमने बताया, और पहले क्वीन एलिजाबेथ थी। ये काम होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इस सदन के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। दिसंबर 2023 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 784 सदस्य थे। जो निचला सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि भारत में लोकसभा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटें हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता के वोट से होता है, जो कि इस बार 4 जुलाई को हुआ। निचले सदन की सीटें यूके के 4 प्रांतों में बटी हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 543 सीटें हैं। स्कॉटलैंड में 57 सीटें हैं। वेल्स में 32 सीटें हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड में 18 सीटें हैं। इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। बोलचाल की भाषा में यूके को ही ब्रिटेन भी कहते हैं। हालांकि तथ्यात्मक तौर पर थोड़ा सा डाइसी मामला है। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अपनी संसद और सरकारें हैं। उनके पास कई विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी है, मगर सत्ता का केंद्र उनका जो है वो इंग्लैंड ही है। विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मसलों पर उनका एकाधिकार है। यानी स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड अपने आप में संप्रभु नहीं है। उनके यहाँ आज़ादी की मांग चलती रहती है। स्कॉटलैंड में अगर आपको याद हो तो 2014 में जनमत संग्रह भी कराया गया था। तब 55% वोटर्स ने आज़ादी का प्रस्ताव नकार दिया था। वो कहानी फिर कभी। अभी ब्रिटिश चुनाव पर लौटते हैं। ब्रिटेन में चुनाव से पहले जो सरकार चल रही थी वो बनी थी दिसंबर 2019 में। कार्यकाल दिसंबर 24 तक खत्म होना था, 2024 तक। अगला चुनाव कराने की डेडलाइन थी 28 जनवरी 2025, मगर 22 मई 2024 को ऋषि सुनक के ऐलान ने सबको चौंका दिया। एक भीगती दोपहर नंबर 10 के बाहर वो बोले कि आम चुनाव 4 जुलाई को कराए जाएंगे। Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. सुनक के सरप्राइज के बारे में उनके मंत्रियों तक को नहीं पता था। हालांकि सुनक के कुछ करीबी लोगों को मालूम था कि चुनाव समय से पहले होंगे और उन्होंने इसके आधार पर सट्टेबाजी भी की। इसके खिलाफ जांच भी चली। पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को छुट्टी पर भेजा गया। इस स्कैंडल ने कंजर्वेटिव पार्टी की बची खुची संभावना को भी खत्म कर दिया। फिर बेटिंग कांड के साथ पुराना पार्टी गेट स्कैंडल भी चर्चा में आ गया। ये वो कांड था जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके स्टाफ पर कोरोना लॉकडाउन के बीच
दफ्तर में पार्टी करने के आरोप लगे थे। इससे कंजर्वेटिव पार्टी की छवि काफी खराब हुई थी और नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में अंदरूनी चुनाव हुए थे कि नेता कौन होगा, जिसे जीत करके लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी थी, मगर 2 महीने में उनकी भी विदाई हो गई और फिर से अंदरूनी चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नॉमिनेशन फाइल किया और उनका नाम था ऋषि सुनक। इस तरह सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो सुनक के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी जब वो पीएम बने: पार्टी की छवि सुधारना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और अवैध शरणार्थियों से निपटना। सुनक ने तीनों मोर्चों पर काम करने की कोशिश की, मगर समय ने उनका साथ नहीं दिया। पार्टी में असंतोष बढ़ा। फिर नवंबर 2023 में उन्हें अपनी गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त करना पड़ा। ब्रेवरमैन ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि वो फिलिस्तीन समर्थकों के साथ नरमी से पेश आ रही हैं। दिलचस्प यह है कि नवंबर 2023 में ही सुनक ने कैबिनेट में फेरबदल किया। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री बना करके लाए। मकसद था कि कैमरन के चेहरे पर भरोसा हासिल किया जाए ताकि सुनक पार्टी और चुनाव पर ध्यान दे सकें। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सुनक ने महंगाई आधी करने का वादा किया था, उसे पूरा भी किया उन्होंने, मगर कर्ज घटाने और विकास दर में बढ़ोतरी जैसे वादों पर वो खरे नहीं उतर पाए। तीसरी चुनौती थी इंग्लिश चैनल पार करके पहुंचने वाले अवैध शरणार्थियों की। ब्रिटेन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शरणार्थियों और आप्रवासियों को पसंद नहीं करता। सुनक ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। अवैध शरणार्थियों को निकालने के लिए रवांडा प्लान वो लेकर के आए। रवांडा सरकार से डील भी की, कोर्ट से परमिशन भी मिल गई। हालांकि किसी को तब तक रवांडा नहीं भेजा जा सका अब तक। सुनक के कार्यकाल में मिलीजुली उपलब्धियां भी नजर आई। कहा गया कि कंजर्वेटिव पार्टी पुरानी गड़बड़ियों को पीछे छोड़ चुकी है, इसलिए सुनक ने 6 महीने पहले संसद भंग कर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, मगर चुनाव के नतीजों ने उनकी सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। तो क्या रहा रिजल्ट? जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 650 में से 648 सीटों का नतीजा आ चुका है। बहुमत का आंकड़ा है 326। लेबर पार्टी ने 412 सीटें हासिल की है। पिछले चुनाव में उनको 202 सीटें मिली थी। कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे नंबर पर है, उनके खाते में 122 सीटें हैं महज। पिछली बार उनको 365 सीटें आई थी। तीसरे नंबर पर लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, जिनको 71 सीटें मिली हैं। पिछली बार वे 8 पर थे। 2019 के चुनाव में स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी 55 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। एसएनपी का प्रभाव स्कॉटलैंड में ज्यादा है। फिलहाल वो अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जिसका असर चुनाव में भी दिखा। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके ने किया है। वे 0 से 4 सीटों पर आ गए हैं। कई सीटों पर उन्होंने नतीजा बदला है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार कम से कम 100 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। जानकार मानते हैं कि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कंजर्वेटिव पार्टी को। चुनावी नतीजों को और विस्तार से समझने के लिए हमने ब्रिटेन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार परवेज आलम से बात की। हमने उनसे पूछा कि कंजर्वेटिव पार्टी की ऐसी हार की वजह क्या रही, इस नतीजे को कैसे देखा जाना चाहिए। देखिए, ब्रिटेन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इलेक्शन का। ये वही सिस्टम है जो भारत में है। मतलब ये कि जो भी उम्मीदवार संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट लेता है वो जीत जाता है। अब उसके खिलाफ अगर फर्ज कीजिए 100 उम्मीदवार हैं और वो आपस में खूब एक दूसरे का वोट काटते हैं और ये एक उम्मीदवार जीत जाता है, बावजूद इसके कि इसको वोट परसेंटेज भी कम मिलता है। तो ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक तरह से ऐतिहासिक जीत है सर कीयर स्टारमर की, जो कि लेबर पार्टी के लीडर थे और लेबर पार्टी विपक्ष में है पिछले 14 साल से। 14 साल से ब्रिटेन में जो सत्ताधारी पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको लोग प्यार से पॉपुलर नाम उसका टोरी पार्टी भी है। तो 14 साल बाद ये टोरी पार्टी का शासन खत्म हुआ है, लेबर पार्टी सत्ता में आई है। कीर स्टारमर साहब को आपने जैसा कि कहा तकरीबन 412-13 सीटें मिली हैं और तकरीबन 33% के आसपास उनको वोट मिला है, 34% कह सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इनसे पहले एक लेबर पार्टी के लीडर होते थे जेरेमी कॉर्बिन, जिनको कीर स्टारमर जब लीडर बने लेबर पार्टी के, उनको निकाल दिया गया, इसलिए कि उनको ये समझा गया कि ये इलेक्शन नहीं जिता पा रहे हैं। उनके साथ में कुछ और भी 2-4 समस्याएं थी। खैर बहरहाल, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था कि 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो जेरेमी कॉर्बिन को 40% वोट मिले थे और 40% वोट लेने के बावजूद जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी दोनों एक तरह से हार गए थे और जाहिर सी बात है सरकार नहीं बना पाए। और आज जबकि कीर स्टारमर को तकरीबन 33-34% वोट मिले हैं, वो ज़बरदस्त बहुमत के साथ 40% से ऊपर आए हैं। अब ज़रा दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है
उसको तकरीबन जो पहले ज़ाहिर सी बात है जैसा वोट मिला था उससे एकदम से वो नीचे आ गई है, और उसकी वजह यह है कि उसके खिलाफ एक और दक्षिणपंथी पार्टी खड़ी हुई, और वो है रिफॉर्म पार्टी, जिसके लीडर हैं नाइजल फराज। तो टोरी पार्टी को तकरीबन 23-24% के आसपास वोट मिला है, और रिफॉर्म पार्टी ने तकरीबन 14% के आसपास वोट लिया है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आज की तारीख में हम कंजर्वेटिव पार्टी का वोट और जो रिफॉर्म पार्टी है उसके वोट को जोड़ दें तो वो लेबर पार्टी से ज़्यादा हो जाता है, और एक तरह से ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का निज़ाम है कि बावजूद इसके कि आप परसेंटेज ऑफ वोटिंग में हाई हैं लेकिन सीटें आपकी कम रह जाती हैं। तो ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन जीत जीत है, और जाहिर सी बात है यही सिस्टम है। इस हताश करने वाली हार के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। सुनक के 9 कैबिनेट मंत्री अपनी सांसदी नहीं बचा पाए। कंजर्वेटिव पार्टी को इतिहास में इतनी कम सीटें कभी नहीं आई। इस हार का असर पार्टी के अंदर भी दिख रहा है। पार्टी की कद्दावर नेता सुएला ब्रेवरमैन ने खुले तौर पर लीडरशिप की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने लोगों की नहीं सुनी। ब्रेवरमैन का नाम कंजर्वेटिव पार्टी की अगली लीडर के तौर पर भी चल रहा है। ब्रेवरमैन वही हैं जिन्हें नवंबर 2023 में सुनक ने अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। इसलिए पार्टी के अंदर सुनक के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। सुनक ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। बोले कि आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए माफी चाहता हूं। Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. To all the Conservative candidates and campaigners who worked tirelessly but without success, I am sorry that we could not deliver what your efforts deserved. हमने परवेज आलम से पूछा कि सुनक के कार्यकाल को कैसे देखा जाए और क्या इस हार के बाद उनका राजनीतिक भविष्य बचा है। ऋषि सुनक का जो कार्यकाल है उस पे जो टोरी प्रधानमंत्री रहे हैं उनका साया मंडराता रहेगा, इसलिए कि वो इतना खराब गंध पीछे छोड़ के गए थे कि ऋषि सुनक के लिए उसको सुधारना, संभालना, साफ करना मुमकिन नहीं था। वक्त बहुत कम था। ये सब कहने के बावजूद फिर भी शायद इतिहास उनको थोड़ा सा जरा कहते हैं ना नर्म नज़र के साथ में, प्यार के साथ में थोड़ा देखेगा, इसलिए कि उन्होंने स्थिति को सुधारा। यानी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो बेहतर हुई, इन्फ्लेशन कम हुआ, और वो आर्थिक मामलों के क्योंकि खुद अच्छे विशेषज्ञ थे तो उसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ उनके कार्यकाल के दौरान। पहली बात। दूसरी बात ये कि ऋषि सुनक जो है वो पॉलिटिशियन नहीं थे, ये बात वो भी दिली दिल में जानते थे और बाकी लोग भी जानते हैं। तो एक तरह के टेक्नोक्रेट आदमी थे, कहीं कैलिफोर्निया में, अमेरिका में बहुत बढ़िया बैंकिंग में, इसमें आईटी इंडस्ट्री में, इन सब चीज़ों के साथ में उनको मज़ा आ रहा था, खूब पैसे कमा रहे थे। फिर आ गए, फिर सियासत में, क्योंकि अच्छी जगहों पे पढ़ने वाले जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स भी करें, तो उन्होंने थोड़ी सी पॉलिटिक्स की, लेकिन उन पे नज़र मेहरबान हुई बहुत लोगों की, और ख़ास तौर पे बोरिस जॉनसन की इसलिए कि उन्होंने उनको अचानक एकदम से चांसलर बना दिया। तो उनकी कामयाबी जो है वो मेटियोरिक थी, जो आमतौर पे किसी पॉलिटिशियन के हिस्से में ऐसी कामयाबी नहीं आती। तो जितनी तेज़ी से वो ऊपर गए थे उतनी ही तेज़ी से नीचे आए हैं। आखिरी बात इसमें यह है कि ऋषि सुनक ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है, उस पे जो तकरीर की है, उसको इस मुल्क में यानी आधे पौन घंटे के अंदर बहुत तारीफ़ की नज़र से देखा गया है, बहुत प्यार की नज़र से देखा गया है, और तकरीबन हर शख्स का ये कहना है कि बहुत ग्रेशियस स्पीच थी। यही लफ्ज़ बार-बार अंग्रेज़ी में इस्तेमाल हो रहा है कि ग्रेशियस स्पीच थी। बहुत ही उसमें एक डिग्निटी थी, एक प्यार के साथ में, और बार-बार उन्होंने माफ़ी माँगी बहुत सारी चीज़ों के लिए। टोरी पार्टी की पूरी हार के लिए उन्होंने जो ज़िम्मेदारी है खुद ही कबूल कर ली। तो शायद थोड़ा-सा जो इतिहास है उन पे मेहरबान होके देखेगा। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा, तरह-तरह के ख़्याल हैं। एक तो ख़्याल ये भी है कि भारत के साथ मिलके ज़रूर कुछ न कुछ वो गुल खिलाने वाले हैं, इसलिए कि उनके जो संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों के साथ में बहुत अच्छे बताए जाते हैं।
और उसमें ये भी है कि भारत को भी एक ऐसे शख्स की बहुत बार तलाश रहती है जिसको भारत भारत का ना कह सके, वो इंटरनेशनल फिगर का हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं उनके लिए, चाहे वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, ईयू में बहुत सारी एनवॉय बन के जाते हैं तरह तरह की चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि शायद ऋषि सुनक उन सब के लिए ट्राई करें। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। ये तय है कि वही अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अपनी स्पीच में वो क्या बोले चुनाव के बाद, वो भी सुनिए। If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust as we rebuild our country. But whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government will serve you. Politics can be a force for good. We will show that. We've changed the Labour Party, returned it to service, and that is how we will govern. Country first, party second. कीर स्टारमर की कहानी क्या है? उनकी मां नर्स थी और पिता कारखाने में मजदूरी करते थे। वो दावा करते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से कई बार उनके घर की बिजली भी काटी गई। इस हालात को स्टारमर ने सुधारा। वो पढ़ाई में अच्छे थे। इसकी बदौलत लीड्स और बाद में ऑक्सफोर्ड तक पहुंचे। कालांतर में वकालत को उन्होंने पेशा बनाया। सजाए मौत पा चुके लोगों का केस लड़कर के वो चर्चा में आए। चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री 2015 में हुई। उसी बरस वो सांसद बने। 2019 के चुनाव में लेबर पार्टी की हार के बाद जेरेमी कॉर्बिन को लीडरशिप छोड़ करके जाना पड़ा। फिर जिम्मेदारी स्टारमर के हिस्से आ गई। एक दिलचस्प फैक्ट और जान लीजिए, स्टारमर जवानी के दिनों में राजशाही के विरोधी थे। बाद में उनका मन बदला। फिर 2014 में सर की उपाधि मिली। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें हर हफ्ते राजा के सामने हाजिरी भी लगानी होगी। अब इंडिया एंगल की ओर चलते हैं। चुनाव से पहले कीर स्टारमर ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और द्विपक्षीय संबंध बेहतर करने की बात कही थी। यूं तो पुराने अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अतीत में पार्टी के कई नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए हैं, मगर स्टारमर का रवैया उम्मीद जगाता है। लेबर पार्टी का भारत को लेकर के क्या रुख रहा है? कीर स्टारमर के कार्यकाल में भारत ब्रिटेन संबंधों को किस तरह के बदलावों को लेकर के होपफुल रहा जा सकता है? ये सवाल हमने पूछा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो शायरी मल्होत्रा से। देखिए, कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी को काफी बदल दिया है। जो लेबर के पहले लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, वो ज्यादा लेफ्ट विंग की ओर थे और उनके साथ भारत की इतनी अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि वो हर टाइम कश्मीर के मुद्दे को लेकर बैठ जाते थे अपने वोटर बेस को बहलाने के लिए। स्टारमर की जो पार्टी है, स्टारमर ने पार्टी को एक नई डायरेक्शन की ओर ले लिया है, एक प्रैग्मेटिक डायरेक्शन की ओर। उन्होंने काफी बार कहा है कि वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि लेबर पार्टी ने भारत के मामलों में काफी गलतियां की है, जो वो सुधारना चाहती है। तो ये एक मौका है यूके इंडिया रिलेशंस को बढ़ाने का, और एक ये जो लेगेसी प्रॉब्लम्स है हमारे रिश्ते में, चाहे वो कश्मीर के मामलों को लेकर है या फिर पाकिस्तान और खालिस्तान को लेकर, अब वक्त आ गया है कि इन बातों को पीछे रखने का। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। यूके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का P5 मेंबर है, G7 मेंबर है, 5 आइज का भी मेंबर है। इसलिए दोनों यूके और इंडिया का जो नजरिया है वो सिर्फ रीजनल ही नहीं, एक ग्लोबल आउटलुक है, और इस फाउंडेशन को लेकर हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। माइग्रेशन को लेकर भी यूके में काफी बदलाव आ सकता है। लेबर पार्टी जो है, उनकी कैंपेनिंग कभी भी एंटी इमिग्रेशन के बलबूते पर नहीं की गई थी, और इस मामले में लेबर और कंजर्वेटिव्स में काफी फर्क है, और ये भारत के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि भारत और यूके के जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसमें भारत के लिए जरूरी है कि यूके अपने वीजा और माइग्रेशन पॉलिसीज को इंडियन लोगों के लिए रिलैक्स करे, जिसके चांसेस एक लेबर गवर्नमेंट के आने से बढ़ जाते हैं, खासकर जब ये लेबर गवर्नमेंट जो है उसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है, जिसमें वो ज्यादा स्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टारमर को जीत की बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध बनाने के लिए हम काम करेंगे। भारत ब्रिटेन संबंध और चुनावी नतीजे में भारत के स्टेक्स पर विस्तार से बात आप जानना चाहते हो तो आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फिलहाल हम लेबर सरकार के दूसरे पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं। यूरोप में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रभाव बढ़ रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में इसका उदाहरण देखने को मिला। अभी फ्रांस के संसदीय चुनाव हो रहे हैं, वहां भी धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली सबसे आगे है। इन सबके बीच ब्रिटेन में एक सेंटर लेफ्ट पार्टी जीती है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, हर देश के हालात अलग है। यह सच है कि काफी यूरोपियन देशों में राइट विंग का प्रभाव बढ़ चुका है। यूके में लेकिन एक सेंटर लेफ्ट लेबर की जीत हुई है। मैं कहूंगी क्योंकि पिछले 14 साल से 2010 से 2024 तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रही है यूके में, और ये 14 सालों में हमने बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है यूके में। पहले तो ब्रेक्सिट की वोट की वजह से, जिसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी। काफी लोगों का ये अब मानना है यूके में कि ईयू छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है, और ब्रेक्सिट को सुलझाने में ही इतना टाइम निकल गया कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी दूसरे चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाई। उसके बाद रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, जिसके कारण यूके के इकोनॉमिक हालात काफी खराब हो गए, और इन सब चीजों की वजह से लोगों को बदलाव चाहिए था, इसलिए लेबर की जीत पहले से ही प्रेडिक्टेड थी। लेबर पार्टी की सरकार आने के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति में कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, उन्होंने पिछले साल एक स्ट्रैटेजी रिलीज की थी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल जो यूके की रिव्यू स्ट्रैटेजी थी उसको अपडेट किया था, और ये स्ट्रैटेजी में यूके का इंडो पैसिफिक टिल्ट मेंशन किया गया है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन को लगता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके और यूके के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट वहाँ मौजूद है। इस वजह से भारत का नाम वो डॉक्यूमेंट में 10 बार लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन को लगता है भारत एक लाइक माइंडेड देश है जिसके साथ यूके कोऑपरेट कर सकता है इंडो पैसिफिक के इलाके को स्टेबल रखने के लिए। हम देख रहे हैं कि चीन की एक्टिविटीज की वजह से रीजन काफी डिस्टेबलाइज हो गया है। यूके भी चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज अब मानता है। इस वजह से इंडिया और यूके मैरिटाइम सिक्योरिटी और दूसरे मुद्दों पर रीजन में कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। लेकिन लेबर पार्टी की जो राय है ये इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, उसमें अभी तक इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी का जो इंडो पैसिफिक टिल्ट है वो कंटिन्यू करेंगे या है नहीं, ये हमें नहीं पता, या फिर वो सिर्फ यूरो अटलांटिक का इलाका है उस पे ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।